Welcome to my SS class. I am Rekha. Today we are going to read 9th class political chapter 2nd the constitutional design. बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन एक जो बुक है, हमारी लॉज की जो बुक है, रूल एंड रेगुलेशन की बुक बनाई गई है, जिसके अकॉर्डिंग जो कंट्री का जो रूल है वो चलता है, तो उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन मीन्स क्या होता है? उस कॉन्स्टिट्यूशन ढांचे का, संवैधानिक ढांचे को कैसे तैयार किया गया, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर रीड करने जा रहे हैं। तो बच्चों ये हमारा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकंड चैप्टर है। एनसीईआरटी की बुक अगर आप खरीदेंगे तो पुरानी बुक्स में ये थर्ड चैप्टर मिलेगा, बट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस इट इज़ सेकंड चैप्टर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे इंडिया की एक किताब है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया का शासन चलता है। वो किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाया गया था। इसमें कितने मेंबर्स थे, कितना टाइम इसमें लगा, तो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कि वी नोटेड इन द प्रीवियस चैप्टर इन अ डेमोक्रेसी द रूलर आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे कैन या दे लाइक। जो रूलर्स होते हैं हमारे कंट्री में, वो फ्री नहीं होते कि वट एवर दे लाइक दे कैन डू, ऐसा नहीं है। देर आर सर्टन बेसिस रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। देश के लिए रूल्स बनाए गए हैं कंट्री को चलाने के लिए, जिसमें उसको गवर्नमेंट को भी फॉलो करना होता है और जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनको भी। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो रूल्स रेगुलेशन है उन्हीं को आप कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। As the supreme law of the country, the constitution determines the right of the citizens and power of the government and how the government should function. अब हमारा जो सुप्रीम लॉ है देश का, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही डिटरमाइन करता है कि सिटीजन के राइट क्या है, गवर्नमेंट की पावर कौन कौन सी हैं, और गवर्नमेंट को कैसे डिसीज़न लेने चाहिए और कैसे कार्य करने चाहिए। ये सब चीज़ें इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग की लिमिट वहाँ पर लिखी गई है कि किस लिमिट तक कौन सी चीज़ वर्क कर सकती है। इन दिस चैप्टर we ask some basic questions about the constitutional design of a democracy. यहाँ पर कुछ आपसे बेसिक क्वेश्चन भी पुट किए जाएंगे। Why do we need constitution, की हमें नीड क्यों पड़ी? How are the constitution drawn up, कैसे ये drawn up किया गया? Who designed them and in what way? Who designed them, मतलब इनको डिज़ाइन करने वाले कौन थे और किस वे में उन्होंने डिज़ाइन किया? What are the values that shapes the constitution in democratic states? और वैल्यूज़ क्या होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के डेमोक्रेटिक स्टेट्स के अंदर शेप दी गई है। वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड कैन वी मेक चेंज लेटर एज रिक्वायर्ड चेंजिंग कंडीशंस। यहाँ पर ये बताया गया कि अगर सपोज करो, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो गया, क्या हम बाद में उसको कॉन्स्टिट्यूशन को बाद में प्रिपेयर करने के बाद कुछ चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन के अकॉर्डिंग। वन रिसेंट इंस्टेंस ऑफ डिज़ाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डेमोक्रेटिक स्टेट इज़ दैट द साउथ अफ्रीका। हम साउथ अफ्रीका का एक एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ेंगे। वी बिगिन दिस चैप्टर बाय लुकिंग व्हाट हैपेंड देयर एंड हाउ द साउथ अफ्रीकन वर अबाउट दिस टास्क ऑफ डिज़ाइनिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन। और वेंट अबाउट मतलब साउथ अफ्रीका में वो जो डिज़ाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, वो कैसे किया गया और किन परिस्थितियों के सामने झुककर किया गया। देन वी टर्न टू हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। और हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना एंड व्हाट इट्स फंडामेंटल वैल्यूज़ आर, और इसकी फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या है। तो हर एक चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। हाउ इट प्रोवाइड अ गुड फ्रेमवर्क फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन्स लाइफ, और किसी भी सिटीजन्स के लाइफ के लिए ये कैसे एक अच्छा कंडक्ट प्रोवाइड करवाता है, एंड दैट ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के लिए भी एक अच्छा कंडक्ट प्रोवाइड करवाता है। बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन की हमें आवश्यकता महसूस क्यों हुई, नेसेसरी क्यों था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना? ये था कि जो हमारे वीक लोग हैं, पुअर तबके के लोग हैं, उनको लेग
पुलिंग नहीं की जाए, उनको पीछे न खींचा जाए, क्योंकि अगर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा तो कोई भी ताकतवर जो इंसान है वो जो कमज़ोर व्यक्ति को जीने नहीं देगा। इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ताकि सभी लोगों को सम्मान मिले, सभी लोगों को बराबर का हक मिले, सभी कानून के सामने सम्मान हों, तो उस समानता के नियम के आधार पर, सम्मान एक अलग चीज़ होती है, समानता के नियम के आधार पर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ किया गया है। सबसे पहले यहाँ हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका के अंदर रीड करने जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था बच्चों, नेल्सन मंडेला एक ब्लैक लीडर, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हुए थे साउथ अफ्रीका के अंदर। उनके 30 ईयर्स, मतलब लगभग ऑलमोस्ट 30 ईयर्स की फाइटिंग के बाद ही ब्लैक लोगों को वो अपना अधिकार दिलवा पाए थे। और जब वो मतलब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया, जिसमें ब्लैक एंड वाइट दोनों लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, इक्वल ड्यूटीज़, इक्वल सभी चीज़ें, इक्वल वर्क, मतलब लॉ के सामने सभी सम्मान, हर एक चीज़ तैयार की गई। तो यहाँ पर बच्चों हम पढ़ेंगे, वी हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट द ब्लैक डोमिनेशन। तो आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। तो यहाँ पर एक हेडिंग दी हुई है कि मैं ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़ा हूँ और ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ भी। आई हैव चेरिश द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर इन हार्मोनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नेल्सन मंडेला जी की वर्डिंग है ये। वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसे आइडियल्स को अपने दिमाग में पाला था कि एक ऐसा डेमोक्रेटिक समाज हो जहाँ फ्री सोसाइटी हो, जहाँ सभी व्यक्ति हार्मनी से रहें और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। इट इज़ एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव। ये मेरे आइडियल्स थे जिनको मैं होप कर रहा था, जिनके साथ जिंदा रहने की और अचीव करने की। बट इफ़ नीड्स बी इट इज़ एन आइडियल फॉर एंड विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। बट इफ़ आई नीड्स टू बी, इफ़ नीड्स टू बी, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इट इज़ एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। ये एक ऐसा आइडियल है जिसके लिए मुझे जान भी देनी पड़ सकती है, तो आई एम रेडी, वो ये कह रहा है। दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन। यहाँ पर नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं ये ट्रीजन के लिए जो ट्राई कर रहे हैं बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के द्वारा जो टॉर्चर किया जा रहा है। वाइट लोग वो है जो कि यहाँ इंग्लैंड से आकर के वहाँ अफ्रीका के अंदर सेटल हो गए थे और उनकी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई थी। इंडिया में भी ऐसा ही हुआ था। He and the 7 other leaders were sentenced to death in prison in 1967. नेल्सन मंडेला को और उसके साथ 1964 में इम्प्रिजन दी गई 7 लीडर्स के साथ फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थिड रिजीम के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई थी इन हिज कंट्री, उसके देश में। अब यहाँ पर 2 वर्ड्स आ जाते हैं, की वर्ड्स के अंदर मैं आपको समझाऊंगी ट्रीजन क्या होता है और अपार्थिड क्या होता है। अपार्थिड होता है जो भेदभाव की नीति होती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ये आप एक इंटरनल क्वेश्चन बनाएंगे, दोनों तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे क्योंकि ये आपके कीवर्ड्स में दी हुई है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि हु वर सेंटेंस्ड इन साउथ अफ्रीका एंड व्हेन नेल्सन मंडेला एंड 7 अदर लीडर्स वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964 फॉर डेयरिंग एंड वाई भी लिखेंगे, क्यों दिया गया, फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थिड रिजीम इन हिज कंट्री। तो हाउ मैनी ईयर्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीकास मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रोबिन आइलैंड। तो उसने कितने साल जेल के अंदर स्पेंड किए, 28 ईयर्स। हाउ मैनी ईयर्स नेल्सन मंडेला स्पेंट इन जेल इन प्रिजन, 28 ईयर्स। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रिजन वेयर ही वाज सेंटेंस्ड, ही वाज इम्प्रिजन रोबिन आइलैंड के अंदर ये प्रिजन थी। ये आपके 6-7 क्वेश्चन हो जाते हैं, ये आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है कि जो स्ट्रगल है अगेंस्ट अपार्थिड के खिलाफ जो स्ट्रगल चल रहा था वो हम पढ़ रहे हैं। अपार्थिड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल मीन्स होता है जातीय, जो जातीय और भेदभाव है
उसके डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड था ये। यूनिक टू साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में बिल्कुल यूनिक देखने को मिला। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका, जो वाइट यूरोपियंस थे उन्होंने इस सिस्टम को इम्पोज किया साउथ अफ्रीका के अंदर। ड्यूरिंग द 17th एंड द 18th सेंचुरी द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विद आर्म्स एंड द फोर्स। अब यहाँ पर देखो कहा गया है कि 17 और 18 सेंचुरी में ट्रेडिंग कंपनीज आई थी साउथ अफ्रीका में भी, जैसे कि इंडिया में व्यापार करने के लिए अंग्रेज आए थे। वो यूरोप ऑक्यूपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्स, वहाँ पर आर्म्स के साथ, हथियारों के साथ और फौज के साथ वो आ गए थे। इन द वे दे ऑक्यूपाइड द इंडिया, उसी तरीके से वो इंडिया में आए थे। बट अनलाइक इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। लेकिन इंडिया में इतने ज़्यादा वाइट रूलर्स नहीं थे जितने कि साउथ अफ्रीका में, वो वहीं के लोकल रूलर बन गए। द सिस्टम ऑफ अपार्थिड, अपार्थिड मीन्स क्या होता है, वही भेदभाव, जातीय भेदभाव। डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, लोगों को वहाँ पर उन्होंने स्किन के कलर के बेस पे डिवाइड कर दिया, ब्लैक एंड वाइट। वाइट वो लोग थे जो यूरोप से आए थे, एंड जो ब्लैक वो लोग थे जो कहाँ से आए थे, अफ्रीका के ही रहने वाले थे। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर, हु वर ब्लैक्स एंड वाइट्स। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, हु वर ब्लैक्स एंड वाइट। द ब्लैक्स एंड द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर, दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कोल्ड द ब्लैक्स, उनको क्या बोला जाता था, ब्लैक्स। बिसाइड्स दीज टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्सड रेसेस, वहाँ पर मिक्स रेस के पीपल भी थे। वर कोल्ड द कलर्ड एंड द पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, और उनको कलर्ड पीपल बोला जाता था। और वो लोग भी थे जो माइग्रेट होकर के गए थे इंडिया से। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट एज इन्फीरियर, जो वाइट रूलर थे वो नॉन वाइट को इन्फीरियर समझते थे, घटिया समझते थे। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट, और नॉन वाइट को कोई भी वोटिंग राइट नहीं था। द अपार्थिड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ओप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स, जो अपार्थिड सिस्टम था, जो भेदभाव की नीति वाला सिस्टम था, वो पर्टिकुलरली ओप्रेसिव नज़र आया ब्लैक्स लोगों के लिए। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज़, ब्लैक लोगों को वहाँ पर नहीं जाने दिया जाता था जहाँ वाइट लोग रहते थे वाइट एरियाज़ में। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज़ ओनली इफ़ दे परमिट, अगर उनको परमिशन मिल जाती तभी वो वाइट एरियाज़ में जा सकते थे। उसके बाद बिसाइड्स दिस क्या था बच्चों, वहाँ पर ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, बीचेस एंड स्विमिंग पूल भी अलग थे वाइट्स और ब्लैक लोगों के। यहाँ पर इंटरनल क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं बता रही हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय अपार्थिड भी आ गया है यहाँ पर। वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक इन साउथ अफ्रीका, यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखेंगे। हु आर ब्लैक्स एंड वाइट्स, ब्लैक्स कौन थे, केम फ्रॉम द यूरोप, एंड वाइट्स वर द नेटिव ऑफ द अफ्रीका, ये भी आप लिखेंगे। एंड द मिक्स्ड, जो यहाँ पर मिक्स्ड रेसेस थी उनको क्या बोला जाता था, कलर्ड बोला जाता था। अच्छा, यहाँ पर आगे आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि हाउ यू कैन से दैट देयर वाज अपार्थिड सिस्टम प्रेवलेंट इन द साउथ अफ्रीका, ये कैसे कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन लिखेंगे दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज़, ब्लैक्स को, ब्लैक्स दे की जगह आप ब्लैक्स राइट डाउन करेंगे, यहाँ पर ब्लैक्स को फॉरबिड किया जाता था कि वो वाइट एरियाज़ में नहीं जाएंगे। उसके बाद उनके बसेस, होटल्स, ये सभी चीज़ें लिखेंगे में जाने की परमिशन नहीं थी, जिन बसेज होटल्स के अंदर वाइट लोग जाते थे। पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल्सो सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड द ब्लैक, वाइट ब्लैक दोनों के लिए अलग अलग थी। दिस वाज कॉल्ड सेग्रेगेशन, उसको सेग्रेगेशन कहा जाता था। मतलब यहाँ पर एक डेफिनेशन और आ गई है सेग्रेगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सेग्रेगेशन। यहाँ पर सेग्रेगेशन का क्वेश्चन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ वाली ये चीज़ें थी सारी की सारी, यहाँ से ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल्स, यहाँ से लेकर के आप क्या स्टार्ट करेंगे, सेग्रेगेशन का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर ख़त्म होता है कोल्ड सेग्रेगेशन, इसी को सेग्रेगेशन कहा जाता है, मतलब अलग कर देना बिल्कुल। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट वर्शिप्ड, वो जो ब्लैक लोग थे अफ्रीका के, वो उन चर्च में भी नहीं जा सकते थे जहाँ पर वाइट लोग पूजा करते थे। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, जो टेरिबल ट्रीटमेंट किया जाता था उनके प्रति जो भयंकर
ट्रीटमेंट होता था, व्यवहार होता था, उसके खिलाफ भी वो आवाज़ नहीं, एसोसिएशन नहीं बना सकते थे। यहाँ पर बच्चों आपके काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, 10-12 क्वेश्चन, ये सभी कंप्लीट करने हैं आपको, इंटरनल में राइट डाउन करने हैं। सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्स एंड द इंडियन फोर्ट अगेंस्ट द अपार्थेड सिस्टम। 1950 के बाद जो ब्लैक और कलर्ड थे एंड इंडियंस थे जो फोर्ट अगेंस्ट द अपार्थेड सिस्टम, वो किसके खिलाफ लड़े? अपार्थेड सिस्टम के खिलाफ। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेज एंड स्ट्राइक। ब्लैक लोगों ने क्या किया? स्ट्राइक किए, मार्चेस निकाली। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाओ, विच ऑर्गेनाइजेशन लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन? विच ऑर्गेनाइजेशन लेड स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन? यहाँ से लिखेंगे द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ से लेकर के सेग्रीगेशन के खिलाफ जो लड़ी थी वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, और इसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेता थे नेल्सन मंडेला। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें बहुत सारे वर्कर यूनियन थे। हु वर इंक्लूडेड इन ANC। ANC में कौन कौन था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में? दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइंड द ANC टू अपोज द अपार्थेड एंड प्लेड ए लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। इसमें कई वाइट्स लोग भी थे जो सेंसिटिव थे, वो भी ANC में शामिल हो गए थे, उन्होंने विरोध किया। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्थेड एज इनजस्ट एंड रेसिस्ट। अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर विरोध किए गए इनजस्ट, अन्याय के खिलाफ, और रेसिस्ट, जातीय विरोध के खिलाफ। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट continued to rule by detaining, torturing, killing thousands of black and colored people। जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी वो लगातार टॉर्चर के खिलाफ और जो 1000 ब्लैक्स और कलर्ड लोगों को मारा जा रहा था उनके खिलाफ लड़ते रहे। नेशनल फ्लैग टुवार्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है? मेक ए पोस्टर ऑन द लाइफ एंड स्ट्रगल ऑफ नेल्सन मंडेला। यहाँ पर ये पोस्टर बनाएंगे नेल्सन मंडेला का, आपका एक्टिविटी वर्क है ये। अवेलेबल रीड सम पोर्शन ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाएंगे, विच इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। टुवार्ड्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे ही ANC बनती है, ANC विरोध करती है, तो वहाँ पर वाइट लोग भी शामिल है, ब्लैक लोग शामिल हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। As protest and struggle against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rules through the repression। जब वहाँ पर स्ट्रगल होने लगे, स्ट्राइक होने लगे, तो वाइट लोगों ने क्या सोचा कि वो ज़्यादा देर तक अब ब्लैक लोगों को अपने अधिकार में नहीं रख सकते, अपने दबाव में नहीं रख सकते। द वाइट रिजाइम चेंज्ड इट्स पॉलिसी। और जो वाइट रिजाइम था उसने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया, और जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उनको रिपील्ड कर दिया। डिस्क्रिमिनेटरी मीन जो भेदभाव वाले उन्होंने नियम बनाए हुए थे उनको रिपील कर दिया, उनको हटा दिया, उनमें चेंज लाए। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड। जो बैन लगाए हुए थे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ पे और जो मीडिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे उनको हटा दिया गया। आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट नेल्सन मंडेला वॉकड आउट जेल एज अ फ्री मैन। लेकिन 28 ईयर्स जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला एक फ्री मैन के रूप में आज़ाद होता है। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 में एक द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिकन ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ल्ड, मार्किंग द न्यूली बोर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अफ्रीका के अंदर एक अनफर्ल्ड मीन होता है फहराया जाना, एक नया नेशनल फ्लैग फहराया जाता है और एक नई डेमोक्रेसी का जन्म होता है वर्ल्ड में। द अपार्थेड गवर्नमेंट केम टू एन एंड। इस समय क्या होता है? अपार्थेड गवर्नमेंट का अंत हो जाता है। पेविंग वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। और वो क्या करती है? जो एक रास्ता निकालती है कि एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट को बनाया जाए। ये नहीं कि वाइट की गवर्नमेंट, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनाई जाने का डिसीजन लेती है। यहाँ पर इंटरनल क्वेश्चन बनते हैं बच्चों कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाले में कि हाउ मैनी ईयर्स वाला तो हमने लिख लिया है कि व्हेन डिड नेल्सन मंडेला बिकेम फ्री ऑन 26 अप्रैल 1994 को। तो इस समय क्या डिसीजन लिए जाते हैं? एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन
अप्लाई किया जाता है, वहाँ पर जो वाइट लोग थे वो सोचते हैं कि अब वो ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकते। हाउ डिड दिस केम अबाउट? लेट्स हियर मंडेला, द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका ऑफ दिस एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रांजिशन। तो वो सब क्या होता है, वो नेल्सन मंडेला के एक स्पीच की वर्डिंग को सुनते हैं हम। Historical enemies succeeded in the negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. And my wish is that the South Africa never give up on the belief in goodness, that they cherish that faith in human being is the cornerstones कॉर्नरस्टोन ऑफ द डेमोक्रेसी। यहाँ पर वो नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल एनिमीज़ थे वो अब एक पीसफुल ट्रांजिशन के लिए तैयार हो गए, परिवर्तन के लिए तैयार हो गए। अपार्थेड से उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाया बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुडनेस, क्योंकि नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि हमारे अंदर वो टैलेंट था जो कि दूसरे लोगों के अंदर भी अच्छाई को देख सके। और मेरी इच्छा थी कि साउथ अफ्रीका वो जो गुडनेस का बिलीफ है वो उसको नहीं छोड़ेगा, इसीलिए उन्होंने जो ह्यूमन बीइंग के अंदर फेथ है उसको हमारी डेमोक्रेसी का एक स्तंभ बना करके रखा है। तो ये सब चीज़ें नेल्सन मंडेला की वर्डिंग थी। आफ्टर दैट बच्चों क्या होता है, आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, the black leaders appeal to fellow blacks to forgive the whites and for the atrocities they had committed while in power. जो ब्लैक पीपल्स थे वो रेडी हो गए कि वाइट लोगों ने जो टॉर्चर किए थे, जो उन्होंने एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है अत्याचार किए थे, उन सब को भुला देने के लिए दे सेड लेट्स बिल्ड ए न्यू अफ्रीका बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेस, मैन एंड वीमेन, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। सभी लोग तैयार हो गए कि हम एक अफ्रीका को, एक नया अफ्रीका बनाएंगे जो कि क्या होगा, इक्वलिटी पर आधारित होगा, जिसमें किसी भी आदमी और किसी भी जाति पर आधारित कोई भेदभाव नहीं होगा। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होंगी, सामाजिक जस्टिस होगा, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स भी दिए जाएंगे। Party that ruled through the oppression and the brutal killing and the party that led the freedom struggle set together to draw up the common constitution। एक तो रूलर पार्टी जो वाइट लोगों वाली थी और सेकंड पार्टी थी जो ओपोजिशन पार्टी थी ब्लैक लोगों वाली, दोनों इकट्ठे बैठे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बनाया गया ये हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे केम आउट with one of the finest constitution of the world has ever had। तो 2 वर्ष के डिस्कशन के बाद अफ्रीका में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया गया, वर्ल्ड के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक रहा है ये। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव द सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल इन एनी कंट्री। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अफ्रीका के लोगों को वो सभी एक्सटेंसिव राइट दिए गए, विस्तृत अधिकार दिए गए। एक्सटेंसिव मीन विस्तृत अधिकार दिए गए जो किसी भी कंट्री के अंदर प्रिवील होते हैं। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन सर्च फॉर ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, फिर वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो सोल्यूशन करेंगे प्रॉब्लम्स का। नो बॉडी शुड बी एक्सक्लूडेड, किसी को बाहर नहीं निकाला जाएगा। नो वन शुड ट्रीटेड एज ए डेमोन, किसी को राक्षसी प्रवृत्ति, डेमोन्स का मतलब होता है गलत, नहीं माना जाएगा। दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, और जब भी डिसीजन लिया जाएगा हर एक व्यक्ति उस सोल्यूशन का पार्ट होगा। वट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन पास्ट, जो भी उनका के साथ पास्ट में हुआ है उस सब को वो क्या है मतलब भूल जाएंगे। द प्रेम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप दिस स्पिरिट, ये जो स्पिरिट थी, जो ये वर्ड्स थे सुंदर सुंदर, ये प्रेम्बल के अंदर, प्रेम्बल का मतलब होता है जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। प्रेम्बल की डेफिनेशन क्या होती है ये भी आपको कीवर्ड में मिलेगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है उसको प्रेम्बल बोलते हैं। प्रेम्बल में नोट की गई ये सब चीज़ें साउथ अफ्रीका के। तो आगे बच्चों हमारा आ जाता है कि हमने साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ा है। डज द स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम रिमाइंड यू ऑफ इंडियन नेशनल
कांग्रेस स्ट्रगल, इंडियन नेशनल स्ट्रगल को के बारे में याद दिलवाती है। आपको बतानी है नेचर ऑफ कॉलोनियलाइजेशन क्या थी, डिससिमिलरिटी और सिमिलरिटी बतानी है। रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटी में कैसे थे। लीडरशिप गांधी या मंडेला, इनमें से एक करोगे आप, क्योंकि इंडिया में गांधी थे, मंडेला अफ्रीका के अंदर थे। पार्टी दैट लेड टू स्ट्रगल, वहाँ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस थी अमेरिका के अंदर। मेथड ऑफ स्ट्रगल, गांधी ने नॉन वायलेंस का तरीका अपनाया था, लेकिन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में वायलेंस भी काफ़ी हुए थे। तो यहाँ पर बच्चों जो हम अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या रहेगा, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो ये अफ्रीका में भी बनाया गया, अब हमें कुछ हद तक तो समझ भी आ गई ये चीज़ें कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों होती है, ताकि कल कोई भी अदर पर्सन आकर के उनके अधिकारों को ना छीने, अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब होता है। द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज़ ए गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू। अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमें क्यों ज़रूरत हुई और कॉन्स्टिट्यूशन करते क्या है। द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स, इट वॉज नॉट गोइंग टू ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। तो दोनों के साथ जो रिलेशन थे उनको देख करके ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक दूसरे पे विश्वास कर लेंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहने के लिए तैयार हो जाते हैं, इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। दे हैड देयर फियर्स, क्योंकि उनके पास डर था, पहले बहुत टॉर्चर किए थे वाइट लोगों ने। दे वांटेड टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, अपनी सेफ गार्ड करना चाहते थे इंटरेस्ट को। ब्लैक मेजॉरिटी वाज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल वाज नॉट अकम्पलीड। तो जो ब्लैक लोग थे वो भी इस चीज़ के लिए मान गए थे कि जो मेजॉरिटी में वहाँ पर ब्लैक थे ज़्यादा संख्या में, तो ब्लैक कॉम्प्रोमाइज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे मेजॉरिटी रूल। दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, सिर्फ उनको क्या मिलने चाहिए, इक्वल सोशल राइट और इकोनॉमिक राइट मिलने चाहिए। वाइट माइनॉरिटी वाज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड द प्रॉपर्टी, जो कीन का मतलब उत्सुक थी वो भी अपने अधिकारों को, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि जो वाइट और अफ्रीका के अंदर वाइट लोग कैसे मतलब अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कीन थे, इस डेमोक्रेटिक संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्लैक लोग भी इस चीज़ के लिए रेडी हो गए कि वो जितने भी टॉर्चर उन्होंने किए हैं उन सबको भुला देंगे। तो ऐसी ऐसी जो धारणाएं होती है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन विश्वास दिलाने वाली चीज़ें होती हैं बच्चों। यहाँ पर आफ्टर लॉन्ग नेगोटिएशंस, जैसे ही इतनी लंबी नेगोटिएशंस होती हैं, बोथ द पार्टीज एग्रीड टू कॉम्प्रोमाइज़, दोनों पार्टी क्या हो जाती है, एग्री हो जाती हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। वाइट एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल दैट वन पर्सन वन वोट। पहले क्या था, वहाँ पर वुमेन को वोट का अधिकार नहीं था और जो ब्लैक लोग हैं उनको वोट का अधिकार नहीं था। तो वाइट लोग भी अब इजीली से मान गए कि हर एक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा, वन पर्सन वन वोट होगा। दे ऑल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर पुअर एंड द वर्कर्स, और वो पुअर और वर्कर्स के बेसिक राइट्स को भी एक्सेप्ट करने के लिए एग्री हो गई। द ब्लैक एग्रीड दैट मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, ब्लैक इस चीज़ से एग्री हो गए कि जो मेजॉरिटी का रूल है, जो हमारा ब्लैक लोगों का शासन होगा, वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, निरंकुश नहीं होगा। दे एग्रीड दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक एनी प्रॉपर्टी टू द ऑफ द वाइट, और वो इस चीज़ के लिए भी एग्री हो गए कि वाइट लोगों की प्रॉपर्टी को वो नहीं लेंगे। दिस कॉम्प्रोमाइज़ वाज नॉट ईजी, ये ईजी नहीं था। हाउ वाज दिस कॉम्प्रोमाइज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंटेड, ये कॉम्प्रोमाइज़ कैसे इम्प्लीमेंट हुआ। इवन इफ़ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे पर ट्रस्ट किया। वट वॉज द गारंटी ऑफ दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो उनके ट्रस्ट को भविष्य में तोड़ा जा सके, इसकी कौन गारंटी लेता है। बच्चों यहाँ पर हमने फ्यूचर तक इसको रीड कर चुके हैं कि हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों नीड महसूस हुई। द ओनली वे टू बिल्ड The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by. तो only way, केवल एक ही रास्ता था
कि ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए एक ऐसी सिचुएशन हो जिसमें कि राइट डाउन किए जाए कुछ रूल गेम के, जिसको हर एक व्यक्ति फॉलो करेगा। तो ऐसे ऐसे इन परिस्थितियों के अंदर कि सपोज करो एक गेम है ये, और उसके रूल को फॉलो करना होता है हर एक प्लेयर्स को, ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं। इसी तरीके से अफ्रीका के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल बनाए गए जिसको हर एक को फॉलो करना था। दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर, और उन रूल्स में ये लिखा गया कि कैसे रूलर को चूज़ किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। दीज रूलर्स आल्सो डिटरमाइन व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट वर एम्पावर्ड टू डू, और ये रूलर्स डिटरमाइन करेंगे, ये जो इलेक्टेड रूलर्स है उनको पावर दी जाएगी काम करने की, व्हाट दे कैन नॉट डू, जो वो खुद नहीं कर सकते उनके अकॉर्डिंग काम करना है। फाइनली दीज रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, और जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रूल होते हैं ये सिटीजन के राइट को भी डिसाइड करते हैं। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ़ द विनर कैन नॉट चेंज दैम वेरी इजीली। ये रूल ऐसे होते हैं, इस तरीके से काम करते हैं कि विनर उनको चेंज नहीं कर सकता। दिस इज़ व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में हुआ। दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल, जो वाइट थे और ब्लैक लोग थे वो दोनों के दोनों कुछ बेसिक रूल पे एग्री हो गए। दे ऑल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, वो इस चीज़ से भी एग्री हो गए कि वो रूल सुप्रीम होंगे। दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस, और उन रूल को इग्नोर कोई भी गवर्नमेंट नहीं करेगी। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सेट जो बेसिक रूल्स का था उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना यूनिक नहीं है साउथ अफ्रीका को में, मतलब साउथ अफ्रीका को यूनिक बनाना। एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल, हर एक कंट्री के अंदर अलग अलग ग्रुप्स हैं। देयर रिलेशनशिप मे नॉट हैव सेम एज देयर रिलेशनशिप सो नॉट हैव बीन एज बैड एज बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक इन साउथ अफ्रीका, बट उनके रिलेशनशिप इतने बैड नहीं हैं जितने कि साउथ अफ्रीका के अंदर हुए हैं। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ओपिनियन एंड इंटरेस्ट, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग ग्रुप के लोगों में डिफरेंस भी होते हैं, उनके ओपिनियंस और इंटरेस्ट में डिफरेंसेस होते हैं। वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड को, जो चाहे डेमोक्रेटिक हो या नहीं हो, ज़्यादा कंट्री जो वर्ल्ड में क्या करते हैं, नीड टू हैव दिस बेसिक रूल, उन बेसिक रूल को फॉलो करना पड़ता है। दिस अप्लाई जस्ट नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, वो सिर्फ गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करना होता। एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी जो एसोसिएशन होती है उसको ज़रूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। इट कुड बी क्लब इन योर एरिया और कोऑपरेटिव, ये कोई क्लब भी हो सकती है, कोऑपरेटिव भी हो सकती है। दस द कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है। दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, सभी को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। बच्चों आप देख सकते हैं जैसे एक फैमिली होता है वो भी लॉज के बिना कभी नहीं चलता, जब फादर के अकॉर्डिंग काम चलता है तो वही फैमिली सक्सेस होता है। उसी तरीके से वो जो कानून बनाए जाते हैं वो फैमिली में फादर के द्वारा बनाए जाते हैं, कौन क्या करेगा। इसी तरीके से देश को चलाने के लिए भी वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, हर एक व्यक्ति को वो फॉलो करने होते हैं। दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर डेफिनेशन आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक सेट है रिटन रूल्स का, जिसमें लोग लिविंग टुगेदर रहते हुए उनको अडोप्ट करते हैं। पीपल इज़ द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग द पीपल लिव इन टेरिटरी। लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप को डिटरमाइन करते हैं कि उस टेरिटरी में किसी एक स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले लोगों के रिलेशनशिप कैसे हैं। आल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट और पीपल के बीच में रिलेशनशिप कैसे हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन में कई चीज़ें होती हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन आ गई। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी फीचर्स आ जाएंगी क्या क्या होती है। रूल्स एंड रेगुलेशन, रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन की एक बुक होती है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, ये आपको करना है। फर्स्ट इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट बनाता है, जो कोऑर्डिनेशन की डिग्री बनी होती है, ट्रस्ट की डिग्री बनी होती है, नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल को इकट्ठे रहने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ट्रस्ट हो जाता है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है उनका। सेकंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड,
और सेकंड ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस, और किसके पास पावर होती है जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनको लेने की। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड नंबर का ये क्या है कि ये लिमिट को, पावर ऑफ गवर्नमेंट की को लिमिट में रखता है। एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ सिटीजन आर, और हमें ये बताता है कि जो सिटीजन के राइट्स क्या है, क्या क्या राइट है, उनको क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, और गवर्नमेंट कैसे बनाई जाती है, ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाती है। 4 फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के आप लिखेंगे नोटबुक के अंदर। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट द क्रिएटिंग ए गुड डेमोक्रेसी। ये एक्सप्रेस करता है कि लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं लोगों की अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी, की गुड सोसाइटी कैसे बनता है उसके बारे में बताया जाता है। ऑल द कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। जो भी कंट्रीज़ हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, बट जो डेमोक्रेटिक हैं उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पाया जाता है। आफ्टर द वार ऑफ द इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन के वार के बाद, जो इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था, तो उसमें बच्चों क्या हुआ था, अमेरिकन गेव देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन ने क्या किया था, अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था अपने लिए। आफ्टर द रिवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई उसमें फ्रेंच के लोगों ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया था। देन इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल द डेमोक्रेसी टू हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद से सभी डेमोक्रेसीज में ये एक नियम कानून बन गया है कि जितने भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उन सभी के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तक हमने अफ्रीका के और अदर वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर क्यों ड्रॉ किया गया। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल रहता है। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, उसमें 448 के आसपास तो अभी जो अनुच्छेद है वो हो चुके हैं, आर्टिकल्स हो चुके हैं। बट जिस टाइम बना था ये, उस टाइम 396 आर्टिकल्स थे। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, सबसे बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। तो इसमें बच्चों क्या किया गया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको बनाने में लगे थे। 2 ईयर 11 मंथ्स 18 डेज़ में ये कंप्लीट हुआ था। और 299 मेंबर्स की एक टीम बनी थी इसको ड्रॉ करने के लिए। जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे वो थे भीमराव अंबेडकर जी। और जितने भी कमेटी के अंदर मेंबर्स थे, मैं उन सभी को 1 बाय 1 बता कर इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। ये हैं वल्लभ भाई पटेल जी, पहले हमारे गुजरात में बोर्न हुआ है, इनका होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इन अंतरिम गवर्नमेंट जो बनी थी उसमें रहे हैं। लॉयर एंड लीडर ऑफ बारदौली, जो पीजेंट सत्याग्रह चला था उसमें लॉयर भी रहे हैं, लीडर थे ये। प्लेड ए डेसिसिव रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, जो ये इनको गृह मंत्री बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ, अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स अलग अलग कोने में थी, इन्होंने बिल्कुल अपनी सूझबूझ से उन सभी स्टेट्स को एक इंडिया बनाया, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लेकर के आए। ये हमारे महान व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हीं की याद में गुजरात के अंदर इनका एक सबसे बड़ा जो एकता यूनिटी स्टैचू भी बनाया गया है, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टैचूज़ के अंदर आता है। आगे बच्चों आ जाता है ये अबुल कलाम आज़ाद जी। सभी के बारे में आप नोटबुक में राइट डाउन करेंगे, ये जो भी है याद भी करना है और लिखना भी है आपको। बोर्न इन सऊदी अरबिया, अबुल कलाम आज़ाद का जन्म सऊदी अरबिया में हुआ है। एजुकेशनिस्ट, ऑथर, थियोलॉजिशियन, स्कॉलर एंड अरेबिक एंड कांग्रेस लीडर, एक्टिविस्ट इन नेशनल मूवमेंट में ये एक्टिविस्ट भी रहे हैं। अपोज्ड मुस्लिम सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स, जो मुस्लिमों की अलग होने की नीति थी उसका विरोध किया था उन्होंने। एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं पहले, जो हमारे स्वतंत्र भारत के एजुकेशन मिनिस्टर थे ये अबुल कलाम आज़ाद। ये आपका जीके का क्वेश्चन बनता है, ये भी आप लिखेंगे। टी कृष्णाचारी कौन थे ये? बोर्न तमिलनाडु में, मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे ये। एंटरप्रेनर एंड द कांग्रेस लीडर थे। लेटर फाइनेंस मिनिस्टर भी बने हैं यूनियन कैबिनेट के अंदर।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बच्चों। लाइक सऊदी अरबिया, इंडिया हैज़ Like South Africa, India's constitution was also drawn under difficult circumstances. जैसे साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस के अंदर ड्रॉ किया गया, वैसे ही इंडिया में भी सर्कमस्टांसिस रही है। तो इंडिया में भी अंग्रेज़ों का शासन था। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर। इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, अलग लैंग्वेज बोली जाती है, 22 लैंग्वेज तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। रहन सहन, खान पान, हर एक ईच एंड एवरी पर्सन का डिफरेंट है। तो उसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ करना कोई इजी काम नहीं है। एट दैट टाइम पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजन्स। यहाँ पर एट दैट टाइम क्या हुआ, पीपल ऑफ इंडिया के इमर्ज हो रहे थे उनके सब्जेक्ट के स्टेटस से सिटीजन्स तक। द इंडिया कंट्री वॉज बोर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। जो कंट्री था उसका जन्म एक पार्टीशन के बाद एक रिलीजियस डिफरेंसेस के रूप में हुआ था। दिस वाज ए ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट और एक यूनिक अलग एक्सपीरियंस था इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए। At least 10 lakh people were killed in both the sides of the border in partition related violence। जैसे ही अंग्रेज़ों ने यहाँ पर फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया, तो यहाँ पर जैसे ही हिंदुस्तान के अंदर आए और मुस्लिम पाकिस्तान के अंदर गए, इस दौरान बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हुए। बच्चों, आपने गदर एक प्रेम कथा एक मूवी भी देखी है, उसमें कितना ज़्यादा खून खराबा दिखाया जाता है कि जैसे भारत और पाकिस्तान अलग होते हैं, वो उसी चीज़ पर बेस्ड है। There were another problem. The British had left it to the ruler of the princely states to decide whether they wanted to merge with India or Pakistan or remain independent। बच्चों, यहाँ पर जो इंडिया के डिवाइड था अंग्रेज़ों के टाइम में, प्रिंसली स्टेट के अंदर डिवाइड था। 539 समथिंग कुछ थी ये, आई एम नॉट श्योर, थोड़ा सा हो सकता है 539 ही हो, लग रहा है मुझे। तो उसमें क्या है कि वो 539 प्रिंसली स्टेट्स को अंग्रेज़ों ने कहा कि आपकी मर्जी है, आप इंडिया एक बनाना चाहो या अलग अलग तरीके से रहो। द मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स वाज डिफ़िकल्ट एंड द अनसर्टन टास्क। जो मर्ज करने का टास्क था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट डज टुडे। जितना सिक्योर इंडिया का फ्यूचर आज है, इतना उस टाइम नहीं था जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड एनग्जाइटीज़ थी उनके प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, कंट्री के फ्यूचर के बारे में वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का रास्ता कैसे तैयार हुआ। डिस्पाइट ऑल दीज डिफ़िकल्टीज देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनलाइक साउथ अफ्रीका, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट ए कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक। डेमोक्रेटिक इंडिया को कैसा दिखना चाहिए, जैसे साउथ अफ्रीका में ये डिसीजन कौन सहमति ली गई थी, ऐसी इंडिया में ज़रूरत नहीं थी सहमति लेने के लिए। तो बच्चों, यहाँ पर क्या था, लाइक मच ऑफ दिस कॉन्सेंसस हैड इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। क्योंकि ये जो कॉन्सेंसस थी, सहमति थी, ये फ्रीडम स्ट्रगल से ही पता चल गई थी। आवर जो नेशनल मूवमेंट था वाज नॉट मेयरली ए स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन रूल। वो सिर्फ फॉरेन रूल के अगेंस्ट नहीं था, इट वाज ऑल्सो ए स्ट्रगल टू रिजुविनेट आवर कंट्री, हमारे कंट्री को रिजुनेट न्यू करने का भी था, एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी और पॉलिटिक्स को भी चेंज करने का था। देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो देयर वर शार्प डिफरेंसेस भी थे, ओपिनियन थे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, इस पाथ के बारे में, इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो इंडिया को अडोप्ट करने चाहिए इंडिपेंडेंस के बाद। सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट टुडे, इवन टुडे, ये डिफरेंसेस आज भी एग्जिस्ट होते हैं। येट सम बेसिक आइडियाज़ हैड कम टू एक्सेप्टेड बाय ऑल एवरीवन। लेकिन हमारे इंडिया में कुछ बेसिक आइडिया ऐसे थे जो हर एक व्यक्ति को एक्सेप्ट थे, स्वीकार किए गए उनको। As far as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution in India for India।
1928 में पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया था वो मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस मेंबर्स ने किया था। तो व्हेन डिड फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट, ये भी आप लिखेंगे, मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स इन 1928। In 1931, the resolution at the Karachi session of Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like। 1931 में एक रेजोल्यूशन हुआ कि कराची में जो अधिवेशन बुलाया गया था कांग्रेस का, उसमें ये बातचीत की गई कि इंडिया को कैसा दिखना चाहिए अगर वो आज़ाद होगा तो। बोथ दिस डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में क्या था, एक शामिल की गई चीज़ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी एंड राइट टू प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि जैसे ही हमारा इंडिया आज़ाद होगा वो बिल्कुल राइट टू फ्रीडम भी मिलेगा, वहाँ पर हर एक व्यक्ति को इक्वलिटी भी मिलेगी और माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। दस सम बेसिक रूल्स वर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन पे असेंबली बनी डिबेट करने के लिए, उसमें क्या हुआ, ये सभी मुद्दों को कॉमन माना गया, इन सभी को सबसे पहले उठाया गया। Familiarities with the political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design। जो फैमिलरिटी थी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के साथ कॉलोनियल रूल की, ऑल्सो हेल्प, उसने भी क्या किया, हेल्प कर दी। जब हम मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे इंग्लैंड में थी, कॉलोनियल रूल ने कैसे बनाई थी, उन सब से भी हेल्प मिली इंस्टीट्यूशन को डिज़ाइन करने की। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट ओनली टू ए फ्यू। अंग्रेज़ों के शासन के दौरान कुछ ही लोगों को वोटिंग राइट थे, बट ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर्स। जो उसके बेस पे ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस की थी वीक लेजिस्लेचर। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड द मिनिस्टर ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया। देयर वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बट द experience gained by Indians in the working of the legislature constitutions proved to be very useful for the country in setting up its own institution। पहली बार इंडिया के अंदर इलेक्शन कब हुए थे? When did election take place in provincial legislature? यहाँ पर लिखेंगे इलेक्शन वर हेल्ड इन 1932 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटर, वहाँ पर 1932 में हुए थे। और एक यहाँ पर जो वीक लेजिस्लेचर बनाई थी, ये भी उनको उसी से पहले वाले लेजिस्लेचर से जो लेजिस्लेचर का आइडिया था वो उनको मिल गया था ड्राफ्टिंग वालों को। दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड मैनी डिटेल्स प्रोसीजर्स फ्रॉम द कॉलोनियल लॉज लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937। जो बहुत सारी चीज़ें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडोप्ट की गई है, फ्रॉम विच ला मैनी थिंग्स अडोप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है बहुत कुछ। यहाँ पर ये क्वेश्चन इंटरनल बनता है, फ्रॉम विच एक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड मोर थिंग्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट। उसके बाद उन्होंने क्या किया, डेलिब्रेशन हुई, थिंकिंग हुई, फ्रेमवर्क पे बातचीत हुई। आवर लीडर गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज़। हमारे जो लीडर्स थे उनको भी कॉन्फिडेंस मिल गया कि दूसरे कंट्रीज से सीखें। बट ऑन आवर ओन टर्म मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द डिटेल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमारे कई लीडर्स किस चीज़ से इंस्पायर थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स थे। बाय द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज थी उससे। एंड द बिल ऑफ राइट इन द यूएसए में जो बिल ऑफ राइट पास हुआ था। एंड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो रशिया के अंदर थी, इंस्पायर्ड मैनी इंडियन टू थिंक ऑफ शेपिंग ए सिस्टम बेस्ड ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक इनक्वालिटी। इन सब चीज़ों से इंडियन इंस्पायर हुए कि उनको भी सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी वाला सिस्टम प्रिवेल करना है इंडिया के अंदर। येट दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग व्हाट अदर्स हैड डन। वो सिर्फ इमिटेट नहीं कर रहे थे कि दूसरे क्या कर रहे हैं। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड आवर कंट्री। वो सिर्फ ये क्वेश्चन कर रहे थे कि ये जो चीज़ें हैं
वो हमारे कंट्री में सूट होंगी या नहीं। ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी फैक्टर ने हेल्प की थी। अब यहाँ पर मैंने बताया रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आइडिया लिया गया है, 1935 से आइडिया लिया गया है, कांग्रेस का अधिवेशन जो 1931 में हुआ था उससे आइडिया लिया गया है, 1928 में जो एक पहले ड्राफ्ट किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से आइडिया लिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें इनको यहाँ से मिल चुकी थी। अब बच्चों हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन सी होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली होती है उसके बारे में पढ़ना है। हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विल यू फाइंड हेयर वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ सम ऑफ द लीडर्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से लोग थे जिन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। द ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था, डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा किया गया था, उसको ही नेशनल असेंबली बोला गया था। नेक्स्ट बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं कि ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट था जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर भी। और कब बनाई है ये मैं बता रही हूँ। कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। जो इलेक्टेड, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ये भी आप क्वेश्चन लिखेंगे। जो इलेक्टेड मेंबर्स थे ऑल ओवर इंडिया से वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ कर रहे थे, इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। तो इलेक्शन जो पहली बार थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने के लिए 1946 में हुए थे। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो पहली मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, 1946 में। सुन आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। जब कंट्री को डिवाइड कर दिया गया इंडिया और पाकिस्तान में, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बना दिया गया। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के दोनों ही इकट्ठी असेंबलीज बैठी थी। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। उसमें कितने मेंबर्स थे, हाउ मेनी मेंबर्स वाज देयर इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, 299 मेंबर्स। असेंबली अडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अडोप्ट कब किया कॉन्स्टिट्यूशन को, 26 नवंबर 1946 को। एंड केम इनटू फोर्स। और व्हेन डिड इट केम इनटू फोर्स, 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों क्वेश्चन अलग बनाएंगे। हाउ मैनी मेंबर्स कितने थे उसमें, व्हेन डिड केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950 को। एंड व्हेन डिड अडोप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1946 को। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अडोप्ट करना और फोर्स करना। अडोप्ट का मतलब होता है ये मान लेना कि सही है ये चीज़, और फोर्स या इफेक्ट में लेकर के आना, लागू कर देना होता है। तो 26 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है, वाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, बिकॉज आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज केम इनटू फोर्स इन दिस ऑन दिस डे। कम इनटू फोर्स आया था ये ऑन दिस डे। वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 50 ईयर्स एगो। हमें ये असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, ये क्या हो चुका है, मेड बाय दिस असेंबली के द्वारा बनाए हुए 50 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी वन रीजन अबव। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ द मेंबर्स अलोन, इट एक्सप्रेसेस द ब्रॉड कंसेंट ऑफ इट्स टाइम। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक व्यक्ति के इच्छा को जाहिर नहीं कर रहा है, यहाँ पर सभी की सहमति से बनाए गए रूल रेगुलेशन हैं। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव had to rewrite their constitution afresh because their rules were not accepted by all major social groups and political parties। कई देशों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए क्योंकि सभी सोशल ग्रुप्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज ए मेयर पीस ऑफ पेपर। लेकिन कुछ कंट्री ऐसे जहाँ सिर्फ इसको एक पेपर का टुकड़ा माना जाता है, इफेक्ट नहीं है, फोर्स में नहीं है। नो वन एक्चुअली फॉलो इट। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग है। ओवर द लास्ट हाफ ऑफ सेंचुरी, आधी सेंचुरी से क्या है, सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ ग्रुप ने क्वेश्चन तो किए हैं कुछ प्रोविजन के, बट नॉट लार्ज सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टी हैड एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ।
लेकिन कोई ऐसा बड़ा ग्रुप नहीं खड़ा हुआ जो इसकी वैधता पर सवाल उठा सके। दिस इज़ अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक असाधारण सी सफलता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। पहला एक्सेप्ट करने का कारण ये है कि किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप ने कोई उंगली नहीं उठाई है। दूसरा कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट से आए थे और इलेक्टेड मेंबर्स थे सारे। देयर वर नो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, सो द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय द ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो भले ही सारे लोगों के द्वारा नहीं चुनी गई है, क्योंकि उस समय वोट का अधिकार नहीं था। इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ये किसके द्वारा? प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स थे उन्होंने इलेक्ट किया है। दिस एंश्योर ए फेयर जियोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। इससे पता चलता है कि हमें देश के सभी क्षेत्रों से मेंबर उसमें थे। द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पार्टी दैट लेड द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। जो असेंबली थी, लेजिस्लेचर असेंबलीज़ के अंदर ज़्यादातर इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को कायम रखा था। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंट्रोड्यूस द वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियन। क्योंकि कांग्रेस में खुद ही बहुत सारे ओपिनियन और ग्रुप्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में। द असेंबलीज हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। असेंबली में कई मेंबर ऐसे थे जो कांग्रेस से एग्री नहीं करते थे। इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंट द मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रीजन्स एंड ऑक्यूपेशंस। और असेंबली में अलग अलग मेंबर्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अलग अलग कास्ट से, क्लासेस से, रिलीजन से, ऑक्यूपेशन से व्यक्ति वहाँ पर आ रहे थे। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज इलेक्ट की गई थी वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से। इसकी कंपोजिशन वुड हैव नॉट बीन वेरी डिफरेंट, अलग नहीं थी। फाइनली द मेंबर्स ऑफ विच द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्क गिव्स ए सैंक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक सैंक्शन दे दिया था उन सभी मेंबर्स ने। एंड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्कड इन ए सिस्टमेटिक, ओपन एंड कॉन्सेंसस मैनर। असेंबली ने बिल्कुल अच्छे से वर्क किया ओपन मैनर में। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल लिए गए। देन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रिपेयर्ड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। हु वर द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? भीमराव अंबेडकर लिखेंगे, ये आपका इंटरनल क्वेश्चन है यहाँ से लेकर के। प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। सेवरल राउंड्स ऑफ थ्रू द डिस्कशन टुक प्लेस इन ड्राफ्टिंग क्लोज बाय क्लोज। मतलब ड्राफ्टिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें कई राउंड लिए गए, क्लोज बाय क्लोज, टाइम टू टाइम। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड। इसमें 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर द 3 ईयर्स। जो 114 डेज स्प्रेड ओवर द 3 ईयर्स तक, मतलब ये चलती रही बहस। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो हर एक वर्ड को बोला गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, रिकॉर्ड भी किया गया उसको। दीज आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स। उनको हम जो डिबेट होते थे, बोले जाते थे, सहमति होती थी, उसको डिबेट्स बोलते थे। व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स वर 12 बुल्की वॉल्यूम्स। जब प्रिंट किया गया तो ये 12 बड़ी बड़ी बुक्स थी। दीज डिबेट्स प्रोवाइड द रैशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये डिबेट्स हैं ये क्या देते हैं? प्रोविज़न देते हैं कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे क्या होता है। दीज आर यूज्ड इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और उनसे जो कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग है वो इंटरप्रेट किया जाता है। यहाँ पर बच्चों आपका ये आ जाता है डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख। ये बोर्न आंध्र प्रदेश में हुए थे। एडवोकेट, पब्लिक एक्टिविस्ट, वुमेन्स इमेंसिपेशन के लिए काम किया, आज़ादी के लिए। फाउंडर आंध्र महिला सभा की फाउंडर थी ये। और कांग्रेस लीडर, लेटर फाउंडर, चेयरपर्सन थी सोशल वेलफेयर बोर्ड की। तो ये भी आपने लिखना है। नीचे बलदेव सिंह का दिया हुआ है, ये भी इनके बारे में आपको अच्छी तरह याद कर लेना है, लिख लेना है। यहाँ पर सामने दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये हमारे पर्सन। इन्होंने क्या किया है? फर्स्ट राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे इंडिया के,
स्वतंत्र भारत के पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे ये। बोर्न इन बिहार में, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, लॉयर नोन फॉर हिज रोल इन चेयर पर चंपारण सत्याग्रह के में जाने जाते हैं। दीज टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है बच्चों कि सबसे ज़्यादा जो हमारे प्रेसिडेंट दिए हैं वो दिए हैं बिहार में। जयपाल सिंह कौन थे? झारखंड के अंदर बोर्न हुए हैं, स्पोर्ट पर्सन, एजुकेशनिस्ट थे ये, कैप्टन थे नेशनल हॉकी टीम के इंडिया की, फाउंडर प्रेसिडेंट थे ऑफ आदिवासी महासभा के एंड फाउंडर ऑफ झारखंड पार्टी के भी फाउंडर थे। HC मुखर्जी आगे आ जाता है बच्चों, वाइस चेयरपर्सन थे ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, रेप्यूटेड ऑथर, इकोनॉमिस्ट, कांग्रेस लीडर थे, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल एंड बंगाल लेजिस्लेटर असेंबली के एंड लेटर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी ये बनाए गए थे। ये था बच्चों जो मेन पर्सन जिनका बहुत ज़्यादा रोल इंडियन असेंबली के अंदर रहा है वो मैंने आपको बताया है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गाइडिंग वैल्यू कहाँ से मिली। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एट दिस स्टेज। लेट अस बिगिन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल फिलोसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल अबाउट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या फिलोसफी थी वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज़ ऑफ सम आवर मेजर लीडर, हम कुछ मेजर लीडर्स के व्यू भी रीड कर सकते हैं ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन पे, बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलोसफी, हमारी उनकी फिलोसफी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। दिस इज़ व्हाट द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज। लेट्स टर्न टू दीज वन बाय वन, हम उनको वन बाय वन पढ़ते हैं। ड्रीम एंड द प्रोमिस क्या थे। सम ऑफ यू may have noticed a name missing from the sketches of the makers of constitution महात्मा गांधी। हमने यहाँ sketches के अंदर महात्मा गांधी जी का नेम नहीं पढ़ा। He was not member of constituent assembly, क्योंकि वो मेंबर ही नहीं था constituent assembly का। यहाँ हमने सिर्फ constituent assembly के मेंबर्स पढ़े हैं। There were many members who followed his vision, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे थे जिन्होंने उसकी बातों को फॉलो किया। Years ago writing in his magazine Young India in 1931 had spelled out he wanted the constitution to do, वो चाहता था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और उसने यंग इंडिया मैगजीन लिखी थी 1931 में। हु रोट यंग इंडिया इन 1931, महात्मा गांधी की मैगजीन थी ये आप अपना दिमाग में ये चीज़ें रखनी हैं। द ड्रीम ऑफ एन इंडिया हैज़, जो इंडिया का ड्रीम था, हैज़ एलिमिनेटेड इनइक्वलिटी वाज शेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो असमानता का नियम था वो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा एलिमिनेट किया गया, हटा दिया गया। हु प्लेड ए की रोल इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनक्वलिटी कुड बी रिमूव्ड, वो एक मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेन पर्सन थे जिनको पता था कि जो इनइक्वलिटी है उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विजन, वो महात्मा गांधी के विजन को क्रिटिसाइज करता था। In his concluding speech of Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. जब उसने स्पीच दिया था, ये स्पीच 26 जनवरी 1950 को दिया गया था, इस स्पीच में उसने अपनी कंसर्न दिखाई थी। फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू गिविंग हिज फेमस स्पीच कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो स्पीच दिया है उनका स्पीच भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का स्पीच आपके सामने दिया हुआ है। जवाहरलाल नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया। ये मैं काफ़ी जो जीके क्वेश्चन है आपके पॉलिटिकल के स्टार्टिंग में करवा चुकी हूँ, वो आप नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और लिखने भी हैं। उसके बाद सरोजिनी नायडू जी आ जाती है, इनके बारे में लिखेंगे। उसके बाद सोमनाथ लाहिरी आ जाते हैं, ये लिखेंगे। ये पूरा स्पीच आप अपने आप पढ़ लेंगे। फ़िलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आगे हम पढ़ते हैं कि फ़िलोसफी क्या थी, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इसकी फ़िलोसफी क्या थी। हमारी फ़िलोसफी में क्या लिखा हुआ है कि वैल्यूज़ दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल वर इन रिटर्न नर्टर्ड बाय इट। फ़िलोसफी से नर्टर की गई थी सारी की सारी वैल्यूज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में अडोप्ट की गई है।
फॉर्म्ड द फाउंडेशन फॉर इंडियाज़ डेमोक्रेसी, और इंडिया की डेमोक्रेसी की फाउंडेशन फॉर्म हुई थी। दीज वैल्यूज़ आर एम्बेडेड इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन वैल्यूज़ को एम्बेडेड मीन सजाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल के अंदर। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को गाइड किया। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिनस विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू, कॉन्स्टिट्यूशन शॉर्ट स्टेटमेंट के साथ शुरू होता है उसके वैल्यू की। दिस इज़ कॉल्ड द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको प्रेम्बल कहते हैं। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद ए प्रेम्बल। जो मोस्ट कंट्रीज़ है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल को स्वीकार भी किया है। देखो बच्चों यहाँ पर ये सामने लिखा हुआ है, ये एक प्रेम्बल इंट्रोडक्टरी जो पार्ट होता है हमारा शुरू में, जिसे लेसन की इंट्रोडक्स होती है, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्स हैं। यहाँ पर सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। लेट्स रीड द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल आप देख सकते हैं। केयरफुली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड्स का मीनिंग आपने। प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक ए पोएम, आप पोएम की तरह इसको पढ़ सकते हैं। प्रेम्बल को पोएम की तरह है। एंड इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑफ विच एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ड, उस फिलोसफी पे बेस्ड है ये जिसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। ये स्टैंडर्ड टू एग्ज़ाम एंड इवेलुएट एनी लॉ, किसी भी लॉ को इवेलुएट करती है। एक्शन ऑफ गवर्नमेंट को टू फाइंड वेदर इट इज़ गुड और बैड, इट इज़ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये प्रेम्बल ही सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मानी जाती है। ये प्रेम्बल में बच्चों क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोमली resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। देखो सभी वर्ड आए हुए हैं। सोवरेन एक अखंड, सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक गणतंत्र, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक प्रजा, ये जो क्या बोलते हैं इसको, जनतंत्र, रिपब्लिक गणतंत्र की स्थापना करते हैं। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन को सिक्योर रखते हैं। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल मिलेगा। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप होगी उसकी। इक्वलिटी मिलेगी स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की। एंड टू प्रोमोट अमंग देम ऑल, प्रोमोट करने की। एंड फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, और भाईचारे की भावना। ये आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर, जो 26 नवंबर था 1949 में, डू हेयर बाई अडोप्ट एग्जैक्ट द गिव आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अडोप्ट किया गया था, इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमें दिया गया था। अब बच्चों यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया यहाँ पर लोगों के लिए लिखा गया है। यहाँ पर नेक्स्ट सोवरेन की डेफिनेशन दी हुई है। सोवरेन क्या होता है? पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल मैटर, लोगों को अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में डिसीजन लेने का अधिकार है। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी बाहरी पावर डिक्टेट नहीं कर सकती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसके बाद सोशलिस्ट आ जाता है। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी, जो वेल्थ है उसको जनरेट किया जाना चाहिए सोशली, और शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, सोसाइटी के द्वारा शेयर भी किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस द सोशियो इकोनॉमिक इनक्वलिटी, मतलब सोशियो इकोनॉमिक इनक्वलिटी लानी चाहिए, जो ओनरशिप है उसको रिड्यूस करना चाहिए लैंड और इंडस्ट्रीज़ पे। सेक्युलर होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य होना, ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजन बिलीव्स प्रैक्टिस विद इक्वल रिक्वेस्ट देती है, रेस्पेक्ट देती है। डेमोक्रेटिक क्या होता है? डेमोक्रेटिक वही जनतंत्र होता है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वेयर पीपल हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट, इलेक्ट देयर लीडर्स, होल्ड देयर अकाउंटेबल एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। द गवर्नमेंट इज़ रन अकॉर्डिंग टू द बेसिक रूल, से सरकार चलती है। ये था आपका किसका था डेफिनेशन थी यहाँ पर, ये डेमोक्रेटिक की डेफिनेशन थी। आगे आ जाती है रिपब्लिक। हेड ऑफ स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट ए हेरिडिटरी पर्सन, ये था रिपब्लिक भारत। गणतंत्र जिसको बोलते हैं, प्रजातंत्र जिसको बोलते हैं। उसके बाद जस्टिस आ जाता है। सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन और जेंडर पे भेदभाव नहीं होगा किसी से। सोशल इनइक्वलिटी हैव बी रिड्यूस कर दी गई है। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल
स्पेशली टू द डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए काम करेगी। उसके बाद लिबर्टी आ जाता है, देयर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन्स इन व्हाट दे थिंक। स्वतंत्रता कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जो वे सोचते हैं। हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इनटू एक्शंस। और अपने विचारों को वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उस हर एक चीज़ की स्वतंत्रता है और कैसे अपने विचारों को वो विश होती है उनकी फॉलो करने की। समानता होता है सभी के सामने, इक्वलिटी, सबके, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वलिटी हैव टू बी एंडेड। जितनी असमानताएं वो सारी खत्म हो जाएं और गवर्नमेंट शुड बी इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने चाहिए सभी के लिए। फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ़ वी आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली के मेंबर वैसे बिहेव करें। नो वन शुड ट्रीट एज फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर, किसी भी सिटीजन से बुरा व्यवहार न करे कोई भी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये सभी की सभी कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड आप कीवर्ड्स में लिख लेंगे, लर्न भी करना है और आपको लिखना भी है। इंस्टीट्यूशनल जो डिज़ाइन है हमारे इंडिया के अंदर, इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा है, वो कैसे किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेयरली ए स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ एंड फिलोसफी, सिर्फ वैल्यू फिलोसफी नहीं है। एज वी नोटेड अबाउट, कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली एम्बोडिंग दीज वैल्यूज़ इन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट। आप इन वैल्यूज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट में भी ले सकते हैं। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। मच ऑफ डॉक्यूमेंट्स को इज़ अबाउट दीज अरेंजमेंट्स के बारे में है। इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप द अपडेटेड, इसलिए इसको अपडेट रखना की ज़रूरत होती है। Those who drafted the constitution felt that it had been accordance with the people's aspiration and change in society। ये लोगों की अकॉर्डेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग चेंजेस भी होने चाहिए। They did not see it as a sacred, static and unalterable law। वो इसको एक unalterable law नहीं समझना चाहिए। अल्टर मीन चेंज करना, unalterable चेंज न होने वाला नहीं होना चाहिए। सो दे मेड द प्रोविजन टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसमें चेंज होने चाहिए टाइम टू टाइम। दीज चेंजेस आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो भी ये चेंजेस होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं। ये कई बार इंडिया में हो चुके हैं, अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, 100 अबव जा चुके हैं, तो इसको आप डेफिनेशन भी लिखेंगे अमेंडमेंट की। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन ए वेरी लीगल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करता है ये। इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर पहले टाइम कॉन्स्टिट्यूशन रीड करते हो तो ही बी क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, वो बिल्कुल डिफ़िकल्ट लगेगा आपको समझना। येट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। लाइकली कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन ए प्रोसीजर फॉर चूजिंग द पर्सन टू गवर्न कंट्री। यहाँ पर लेकिन जो इंस्टीट्यूशन के डिज़ाइन के बारे में इसमें लिखा हुआ उसको समझना मुश्किल नहीं होगा। ये एक बिल्कुल ईजी सा प्रोसीजर है कि कोई भी व्यक्ति चूज़ कर सकता है सरकार को कोई भी चीज़ को गवर्न करने के लिए। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन, कितनी पावर के साथ कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, ये सब है इसमें। इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग द सम राइट्स टू द सिटीजन्स। ये भी बताता है कि सरकार को क्या करना चाहिए कुछ सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। कैन नॉट बी वायलेटेड, उनके अधिकारों को वायलेट नहीं होना चाहिए। The remaining 3 chapters is this book are these 3 aspects of the working of Indian institution। और जो बचे हुए हमारे 3 चैप्टर हम उनमें इंडियन इंस्टीट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वर्क कर रहा है। वी शैल लुक सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, फर्स्ट चैप्टर में हमने इसके प्रोविज़न पढ़े हैं। हाउ वर्क डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में कैसे काम करता है ये पढ़ा है। बट दिस टेक्स्ट बुक विल नॉट कवर ऑल द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे कवर नहीं करती इंस्टीट्यूशन के डिज़ाइंस को। सम अदर एस्पेक्ट्स विल बी कवर्ड इन योर टेक्स्ट बुक, नेक्स्ट ईयर भी शायद आपकी टेक्स्ट बुक में ये आ सकता है। उसके बाद बच्चों डेफिनेशन दी हुई है अपार्थिड की, जो जातीय भेदभाव की नीति होती है उसको अपार्थिड बोलते हैं। क्लोज क्या आता है, एक डिस्टिंक्ट सैंक्शन होता है डॉक्यूमेंट का। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या थी, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे ऑल ओवर कंट्रीज से। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री है जो रिटर्न रिकॉर्ड्स होता है रूल्स एंड रेगुलेशन का। कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट क्या होते हैं, जो चेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, मेड बाय द
मेड बाय द सुप्रीम लेजिस्लेटर के द्वारा किया जाता है कंट्री में। ड्राफ्ट क्या होता है, जो वर्जन होता है लीगल डॉक्यूमेंट का। फिलोसफी क्या होता है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं जो एक्शन के दौरान हमें फॉलो करना होता है। प्रेम्बल क्या होता है, ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे इंट्रोडक्शन होती है चैप्टर की। ट्रीजन क्या होता है, ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट और स्टेट टू विच द ओफेंडर ओन्स एलिजियंस। तो ये एक ऑफेंस होती है जिसमें हम अटेम्प्ट करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं। ट्रीजन वो एक कोशिश होती है। ट्रायस्ट एक मीटिंग होती है और ये मीटिंग प्लेस भी होता है दैट हैज़ बीन एग्रीड अपॉन, जो पहले से ही एग्री किया जाता है। बच्चों इसमें जितनी भी डेफिनेशन हैं और जितने भी मेन पर्सन्स आए हैं, जितने इंटरनल क्वेश्चंस आए हैं, आप सभी राइट डाउन करेंगे, लर्न प्लस राइट। और जो आपके ये आगे टेक्सचुअल क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप मोस्टली ऑप्शन क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, ऑप्शनल, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपके पास भेज दूँगी, और ये चीज़ें ऑप्शनल है, ये आप करके देखिए अपने आप से। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।